हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में न्याय के संकल्पना के विषय में बताया था, जिसमें मैं न्याय का अर्थ तथा न्याय के संबंध में विभिन्न विचारकों के विचारों से आपको अवगत कराया था। जैसे प्लेटो, अरस्तु, सिसिरो, टॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन। फिर हम आधुनिक युग में आते हैं, बेंथम, मिल, रूसो, हाब्स, लॉक, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नाजिक, हेयक इत्यादि विचारकों के विचारों से आपको अवगत कराया था कि न्याय क्या है और विभिन्न विद्वानों का न्याय के संबंध में क्या मत है। आज मैं आप लोगों को न्याय के प्रकारों से अवगत कराऊंगा कि न्याय के प्रकार क्या होता है। तो आइए चलते हैं न्याय के प्रकार की तरफ। सोशल जस्टिस। तो न्याय के कितने प्रकार होंगे? पहला प्राकृतिक न्याय, दूसरा कानूनी न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय, चौथा आर्थिक न्याय और पांचवा न्याय क्या है? सामाजिक न्याय। हम देखते हैं पहले प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति के द्वारा निर्धारित हो। जैसा कि इस पूरे विश्व में प्रकृति ने सभी विभिन्न वस्तुओं को बनाया है और उनको सुविधा देने में, उनको एटमॉस्फेयर वातावरण उत्पन्न करने में प्रकृति किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करती है। प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। सभी वस्तुओं के साथ, सभी जीवों के साथ, सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करती है। प्राकृतिक न्याय क्या है कि सबको सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। जैसे कि सूर्य जो रोशनी देता है तो वह भेदभाव नहीं करता है, वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। वायु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है और इसी तरह से जल भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। यानी कि वायु, जल, अग्नि, जितनी भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, वो उस पर सबका समान रूप से अधिकार होता है। हमारा वायु लेने का या प्राणवायु लेने का, ऑक्सीजन लेने का समान अधिकार है, हमें धूप लेने का समान अधिकार है। तो इस आधार पर भेदभाव प्रकृति नहीं करती है कि कुछ लोगों को वह प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त हो और कुछ लोगों को प्राकृतिक वस्तुएं प्राप्त न हो। तो ये जो प्राकृतिक न्याय होता है यह प्रकृति के अनुकूल होता है या प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होता है। जैसे प्राकृतिक कानून क्या कहता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, सबको विकास के अवसर दिया जाए। और यह जो प्राकृतिक कानून होता है यह ईश्वरीय न्याय से संबंधित होता है। प्राकृतिक यानी कि यह ईश्वरीय विवेक की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यंजना होती है। ईश्वरीय कानून की अभिव्यंजना होती है प्राकृतिक कानून। यह प्राकृतिक कानून लिखित तौर पे कहीं दिखाई नहीं देता है, न हमें कहीं दस्तावेजों में दिखाई देते हैं, न शिलापट पे लिखा होता है, न संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसको बनाया जाता है, बल्कि जो विभिन्न कानून होते हैं उसमें प्राकृतिक न्याय समाहित हो जाता है, जिसको हम नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं। प्राकृतिक या नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय, यह नैसर्गिक न्याय और प्राकृतिक न्याय में एक ही है। हम चाहे प्राकृतिक न्याय कहें चाहे नैसर्गिक न्याय कहें। तो इस तरह से जो प्राकृतिक न्याय होता है वह ईश्वरीय विधान के द्वारा संचालित किया जाता है। यह व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार आचरण करता है। सबको विवेक के अनुसार आचरण करने की छूट होती है। वह अपने विवेक से विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न बर्ताव कर सकता है। उसको विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, उसको विकास के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए सभी व्यक्तियों को। यानी कि किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, किसी प्रकार की विषमता न लाई जाए, मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार के विषमताएं पैदा न की जाए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार सभी व्यक्ति क्या है? समान है। इसलिए सबको समान विकास करने के लिए अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अपना विकास करने का समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। यही क्या है? प्राकृतिक न्याय है। यानी कि उसके लिए जैसा कि लॉक कहता है, लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक कहता है कि यह 3 प्राकृतिक जो अधिकार हैं यह व्यक्ति के मूलभूत अधिकार हैं। इसको कोई छीन नहीं सकता, कोई शक्ति नहीं है इसको कोई छीन सकती हो। जैसे हमारा जीवन जीने का अधिकार, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है। और जीवन के संबंध में मामले में
निर्णय लेने के मामले में प्राकृतिक न्याय करना होगा, यानी कि प्राकृतिक कानूनों के अनुसार न्याय करना होगा। तो लाभ तो संपत्ति के अधिकार को, क्योंकि संपत्ति के बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, संपत्ति के बगैर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति जो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो प्राकृतिक वस्तुओं में अपना श्रम मिलाता है, तो वह संपत्ति उसकी हो जाती है। वह संपत्ति किसकी होती है? जो व्यक्ति उसमें श्रम आरोपित करता है। तो इस तरह से व्यक्ति की संपत्ति को भी छीनी नहीं जा सकती है। हाँ, राज्य के हित में उसको ऊपर कुछ टैक्स लगाया जा सकता है, उसको टैक्स लगाया जा सकता है, लेकिन ला कहता है कि राज्य का अधिकार नहीं है कि व्यक्तियों के संपत्ति को छीने, व्यक्ति के जीवन का और स्वतंत्रता का हनन करे। सभी लोगों को स्वतंत्रताएं प्राप्त हो, यह प्राकृतिक न्याय है कि सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हो, क्योंकि जब तक सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो जीवन का अधिकार है सबको है, यानी कि प्राकृतिक न्याय इस आधार पर संचालित होता है कि जियो और जीने दो, यानी कि खुद जियो और हमें भी जीने दो। प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत दो प्रकार के सिद्धांत कार्य करते हैं। पहला है नेमो जुडेक्स, जिसको हम कहते हैं नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ। नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ। नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ। नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ का मतलब यह जो है, नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ जो है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है? यह लैटिन भाषा का शब्द है, नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ। नेमो जुडेक्स इन काजा शुआ का तात्पर्य होता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, जज नहीं होगा। यदि जज कोई अपराध करता है तो वह निर्णय सुनाने में खुद न्यायाधीश नहीं है, क्योंकि वह क्या है? एक अभियुक्त है। वह एक अभियुक्त है और उसको कुर्सी छोड़नी होगी और उसको कटघरे में आना होगा। तो यह प्राकृतिक न्याय यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं होगा। दूसरा है आदि अल्टरम पार्टम। यह भी क्या है? तीन शब्दों के संयोजन से बना है, आदि अल्टरम और पार्टम। आदि अल्टरम एंड पार्टम। आदि अल्टरम एंड पार्टम, ये तीन शब्दों के संयोजन से बना है, आदि अल्टरम और पार्टम। आदि अल्टरम पार्टम जिसका अर्थ होता है, आदि अल्टरम पार्टम जिसका अर्थ होता है कि दूसरे पक्ष को भी सुने, दूसरे पक्ष को भी सुनो, दूसरे पक्ष को सुनो, यानी कि न्याय करते समय दूसरे पक्ष को भी सुनना होगा। ये ऐसा नहीं है कि बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी हियरिंग के हम किसी को सजा दे दें, किसी को दंडित कर दें। न्याय करते समय हमें दूसरे पक्ष की दलीलें भी सुननी होगी, दूसरे पक्ष को भी अपने बचाव में कहने का अधिकार होगा, अपने बचाव में सबूत जुटाने का अधिकार होगा। और जो न्यायाधीश होगा वह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर वह निर्णय करेगा। तो इस तरह से यह प्राकृतिक न्याय के अनुकूल ही है। यह सब क्या है? प्राकृतिक न्याय के अनुकूल है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता का हनन किया जाए, व्यक्तियों के अधिकारों का हनन न किया जाए और व्यक्ति के जीवन के मामले में हनन न किया जाए। यह जो प्राकृतिक न्याय का कानून है, यह प्राकृतिक न्याय का कानून हमारे भारतीय संविधान में भी समाहित है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन हम उद्देशिका में देख सकते हैं। उद्देशिका में देख सकते हैं, यानी कि प्रस्तावना। उद्देशिका में देखा जा सकता है, अनुच्छेद 14 में देखा जा सकता है, अनुच्छेद 14 में देखा जा सकता है, अनुच्छेद 21 में देखा जाता है। ये जो तीन पार्ट हैं हमारे संविधान के, इसमें हम प्राकृतिक न्याय को देख सकते हैं। उद्देशिका में कहा गया है व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक न्याय है कि हमारा संविधान लोगों को देना चाहता है, लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहता है, सबको समान अवसर देना चाहता है, सबको स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है, सबको राजनीति में भागीदारी की खुली छूट देता है, सबको अपने
विवेक के अनुसार आचरण करने का अवसर प्रदान करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, यह भी इसमें भी प्राकृतिक न्याय इंक्लूड है कि सभी लोग विधि के समक्ष समान होंगे, चाहे वह अमीर होगा, चाहे गरीब होगा, चाहे उच्च वर्ग का होगा, चाहे निम्न वर्ग का होगा, सारे लोग कानून के समक्ष समान होंगे और एक ही अपराध के लिए भिन्न भिन्न सजा का प्रावधान नहीं होगा। यदि कोई बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति कोई अपराध करता है और कोई गरीब व्यक्ति अपराध करता है, दोनों का अपराध एक ही है, तो दोनों को समान दंड दिया जाएगा। यह नहीं होगा कि एक व्यक्ति को सश्रम कारावास या फांसी की सजा दे दी जाए उसी अपराध के लिए, और वही अपराध जो एक बड़ा व्यक्ति किया है, एक अमीर व्यक्ति किया है, एक राजनीतिक व्यक्ति किया है, तो उसके लिए छूट प्रदान की जाए, यानी कि किसी भी विशेषाधिकारों का पूर्ण रूप से अभाव हो जाएगा और सभी लोग विधि के अधीन होंगे, चाहे वह राजा हो चाहे रंक हो, सभी लोग विधि के अधीन होंगे। विधि का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि सभी लोग न्याय में जा सकते हैं। यह जो अनुच्छेद 14 है, यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, यह कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है और कोर्ट इसको लागू कराता है। इसको लागू कराने का अधिकार किसके पास है? कोर्ट के पास है कि विधि का शासन होना चाहिए, सभी लोगों तक यह न्याय की पहुंच सभी लोगों तक हो, यानी कि जो सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं, सभी लोग कोर्ट में जा सकें और सभी लोग अपनी सुनवाई करा सकें, न्याय पाने के लिए कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकें। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अमुक व्यक्ति गरीब है, अमुक व्यक्ति अमीर है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई असक्षम वर्ग है जो न्यायालय की फीस नहीं चुका सकता है, तो उसको सरकारी वकील उपलब्ध कराने का भी प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से सबके साथ न्याय किया गया है, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब हो। इसी तरह से हम देख सकते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। यानी कि यह अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधिक आधार पर ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो यह जो विधि होनी चाहिए, लेकिन यह जो विधि होनी चाहिए युक्त होनी चाहिए, ऋजुपूर्ण होनी चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए और नैसर्गिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होना चाहिए, ऐसी विधि होनी चाहिए। तो इस तरह से अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 में और हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका में प्राकृतिक न्याय को इंक्लूड किया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से इंक्लूड किया गया है। दूसरा हम देख सकते हैं कानूनी न्याय। कानूनी न्याय, यह जो कानूनी न्याय होता है, यह क्या होता है? विधि का शासन होता है, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। और यह विधि का शासन जो है डायसी की पुस्तक, डायसी की पुस्तक है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में डायसी विधि के शासन को स्पष्ट करता है। यह डायसी की संकल्पना है और यह ब्रिटेन में लागू किया गया है और ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी लागू किया गया है और अनेक देशों में विधि का शासन लागू किया गया है। विधि का शासन का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश में विधि का ही शासन होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय का शासन नहीं होगा। वह जो व्यक्ति होगा या व्यक्ति समुदाय होगा वह भी विधि के अधीन होगा। हमारे देश में चाहे वह राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वह किसके अधीन आते हैं? विधि के अधीन आते हैं, विधि के अधीन आते हैं। वह विधि के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं कर सकते। यदि विधि के प्रतिकूल आचरण करते हैं तो जो हमारी न्यायपालिका होती है वह क्या होती है? कानून का संरक्षक होती है। वह कानून को देखती है कि कानून का कहीं उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हमारी जो कार्यपालिका होती है, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, यदि कोई वह ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे विधि के अधीन नहीं है, विधि के अधीन नहीं है या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, रद्द करने का आदेश दे सकती है, क्योंकि वह विधि के अधीन नहीं है।
तो इस तरह से हमारे भारत में विधि का शासन है, विधि का शासन है। और यह जो विधि का शासन, जैसा कि अनुच्छेद 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता और समान संरक्षण, विधि के समक्ष क्षमता और समान संरक्षण, सभी लोग विधि के सामने समान होंगे। यह अनुच्छेद 14 जो है यह नागरिकों के साथ साथ यह विदेशियों को भी प्राप्त है, यह विदेशियों को भी प्राप्त है, यह नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, विधि के सामने सभी लोग समान होंगे, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह मिस्त्री हो, चाहे वह उद्योगपति हो, चाहे वह श्रमिक हो, चाहे उद्योगपति पूंजीपति हो, सभी लोग विधि के सामने समान होंगे। और जो भी व्यक्ति कोई अपराध करता है, चाहे वह छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, अमीर हो या गरीब हो, उसका न्याय करते समय एक ही विधि लागू किया जाएगा। विधियां अलग अलग नहीं होंगी, जैसे उद्योगपतियों के लिए अलग विधि नहीं बनाई जाएगी, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग विधि नहीं बनाई जाएगी, राजनेताओं के लिए अलग विधि नहीं बनाई जाएगी, श्रमिक या किसानों के लिए अलग विधि नहीं बनाई जाएगी। विधियां एक ही होगी, पूरे राष्ट्र की एक ही विधि होगी और सभी लोग उस विधि के अधीन होंगे। कोई भी व्यक्ति जो उस विधि का उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाएगा और दंडित किया जाता है। तो इस तरह से विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि विधि का सबको समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। सभी वर्ग कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, न्याय पाने के अधिकारी हैं, सभी लोग न्याय पाने के अधिकारी हैं। इस तरह से अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के शासन का प्रावधान किया गया है और सभी लोगों को कानूनी न्याय उपलब्ध किया गया है, कानूनी न्याय उपलब्ध किया गया है। यानी कि कानूनी न्याय का मतलब कानून सबके लिए समान होगा, चाहे वह किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबके लिए समान होगा। परंतु इसका अपवाद भी हो सकता है, इसका अपवाद भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को विशेषाधिकार दिया जा सकता है, यह जो विशेषाधिकार होते हैं उस विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता है। जैसे हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, बालकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं और वृद्धों के लिए कुछ अलग कानून बनाए गए हैं। इसी तरह से विभिन्न जातियों के लिए, एससी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ उनको विशेष छूट प्रदान किए गए हैं और उनके लिए विशेष उपबंध हमारे संविधान के अंतर्गत बनाए गए हैं। यह इस विधि के समक्ष क्षमता का उल्लंघन नहीं होगा, यह विधि के समक्ष क्षमता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनको भी समान अवसर प्राप्त करने के लिए, उनके विकास के लिए यह आवश्यक था कि उनको कुछ विशेष रियायतें दी जाएं। तो इस तरह से यह विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं है, इस तरह से यह विधि के क्षमता का उल्लंघन नहीं है। इसी तरह से हम समता की मांग नहीं कर सकते हैं कि जैसे कि जो डीएम है या जो सांसद है उसके समक्ष हम सुविधा लेने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं, कुछ विशेष प्रोटोकॉल हो सकते हैं जो कि विधि की क्षमता का उल्लंघन नहीं। इस तरह से अनेक सारे अपवाद हैं इसके, लेकिन वह इस अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होता है कि राजनीति में सबकी हिस्सेदारी, राजनीति में हिस्सेदारी, सभी वर्गों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। राजनीति में सभी लोगों को हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है और लोकतंत्र में जैसा कि जनता का शासन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ऊपर जनता का ही शासन क्या है, यही इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र जहाँ भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीति में जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहती है, हिस्सेदारी उसकी होती है और सभी लोगों को समान रूप से राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है, भाग लेने का अधिकार होता है सभी, चाहे वह किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे अनुच्छेद 15 में कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, इन 5 आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वह किसी धर्म का हो, सबको राजनीति में सक्रिय भाग लेने का अधिकार होगा। वह किसी भी मूल का हो, यानी कि वह चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा। वह किसी वंश का हो, राजवंश का हो, चाहे किसी वंश का हो, लिंग वह स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, सबको समान रूप से राजनीति में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, राजनीतिक न्याय कहते हैं। यानी कि जब हम सभी लोगों को, समाज के समस्त वर्गों को
राजनीति में आने के लिए खुली छूट प्रदान कर देते हैं, तो वह क्या होता है? राजनीतिक न्याय होता है। अन्याय कब होगा? जब एक वर्ग को हम राजनीति में हिस्सेदारी दे दें और एक वर्ग को उससे वंचित कर दें या उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दें, तो यह क्या होगा? अन्याय होगा, राजनीतिक अन्याय होगा। इसलिए राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत सबको मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। मत देने का अधिकार है। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। सार्वजनिक पद पाने का अधिकार है, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जैसे कि विचार अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, विचारों की स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपने जो उसके विचार होते हैं उसको अभिव्यक्त कर सकता है किसी भी माध्यम से, चाहे वह प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इस पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। लेकिन किस दशा में प्रतिबंध लगा सकती है? यदि हमारे विचार से, यदि हमारे भाषण की स्वतंत्रता से, यानी कि यदि हमारे भाषण देने से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, समाज की शांति भंग होती है, तो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी तरह से हम राजनीतिक दल बना सकते हैं, राजनीतिक दल बनाकर हम चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक दल बनाकर हम चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी संगठन बना सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की राजनीतिक छूट प्रदान की गई है। हम देखते हैं कि जो हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था है, इस वर्तमान शासन व्यवस्था में चाहे वह किसी भी जाति का हो, सभी लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया गया है। या इसके अलावा कुछ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था है। कुछ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं पर एससी के लिए, एसटी के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों को भी कुछ आरक्षण की व्यवस्था की गई है राजनीति में आने के लिए, राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि वह राजनीति में आकर अपन सभी लोगों के समकक्ष हो सकें। तो इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया गया है। आर्थिक न्याय। अब आते हैं हम आर्थिक न्याय पे। आर्थिक न्याय का क्या करता है? आर्थिक न्याय का आशय है कि अवसर की समानता, सभी लोगों को समान रूप से अवसर दिया जाए, सभी व्यक्तियों को समान रूप से अवसर दिया जाए। किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में जीवन निर्वाह हेतु विभिन्न क्षेत्रों में सबको समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएं। यह अनुच्छेद 14 के अनुच्छेद 16 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16 में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में आर्थिक समानता का उपबंध किया गया है। इसमें यह कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराई गई है। उसमें अनुच्छेद 15 के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और इस आर्थिक न्याय के अंतर्गत सबको शोषण से मुक्ति प्रदान की गई है। सबका, किसी का शोषण नहीं होगा, जैसा कि अनुच्छेद 23 में कहा गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बेगार प्रथा पर रोक, यानी कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई है। यानी कि हम किसी से जबरदस्ती उसके श्रम का उपभोग नहीं कर सकते हैं। हम जितना भी उसके श्रम का उपभोग करें, हमें उसका मूल्य देना होगा। हम उसका शोषण नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से बीच समानता, समानों के बीच समानता, इसका आशय यह है, समानों के बीच समानता, इसका आशय यह है कि जो भी एक वर्ग का जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति वर्ग में हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि समान कार्य हेतु समान वेतन, जैसे कि हम किसी पुरुष श्रमिक से कार्य लेते हैं और वही कार्य स्त्री श्रमिक से भी लेते हैं, तो
तो महिला श्रमिक से भी लेते हैं। तो हम पुरुषों और महिलाओं के बीच मजदूरी को लेकर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पुरुषों को अधिक वेतन या अधिक पारिश्रमिक हम दें और महिलाओं को कम पारिश्रमिक दें, बल्कि जो एक ही वर्ग के, एक ही कैटेगरी के लिए हैं, उनको हम समान रूप से हमें उनको पारिश्रमिक देना चाहिए। लेकिन असमानों के बीच हम समानता नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोफेसर की कैटेगरी और एक क्लर्क की कैटेगरी को हम बराबर नहीं कर सकते हैं, उनके कार्यों की तुलना नहीं कर सकते हैं। हम उन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वेतन निर्धारित कर सकते हैं। यह समान कार्य का समान वेतन का उल्लंघन नहीं हो सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे समाज में या हमारे राज्य में भारतीय संविधान के द्वारा आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हमारे उद्देशिका में भी आर्थिक न्याय को स्पष्ट किया गया है कि सबको आर्थिक न्याय उपलब्ध होगा, आर्थिक न्याय सबको उपलब्ध होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब जो है आर्थिक क्षेत्र में या जीवन निर्वाह के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को खुली छूट दे दी गई है। सभी व्यक्तियों को खुली छूट दे दी गई है। वह अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। वह चाहे मजदूरी कर सकता है, चाहे प्रोफेसर बन सकता है, चाहे आईएएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, या राजनीति की सेवा कर सकता है, राजनीति से धन कमा सकता है। विभिन्न या उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उसको किसी वर्ग को स्पेशलाइज नहीं किया गया है कि अमुक वर्ग अमुक कार्य ही करे। जैसे पूर्व में होता था, जो मनुस्मृति के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चार ही वर्ण थे और चारों का निर्धारित कार्य होता था। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि अब की कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं रह गया है। अब कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी राजनीति में जा सकता है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है, या कोई भी टीचर बन सकता है। तो और कोई टीचर बन सकता है, यह स्पेशलाइज नहीं किया गया, इसका विशेषीकरण नहीं किया गया है कि अमुक जाति अमुक कार्य ही करेंगे। यानी कि सबको आर्थिक क्षेत्र में खुली छूट दे दी गई। सरकार भी प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के लिए, प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन के वस्तुओं के वितरण के लिए समानता स्थापित करती है। वह सभी लोगों को समान रूप से वह सुविधाओं का वितरण सुनिश्चित करती है। इस तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत समाज में, राज्य में आर्थिक न्याय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। यह जो सोशल जस्टिस है, यह इसका विषय जो होता है, इसका विषय विस्तृत होता चला गया है, बहुत व्यापक होता चला गया है, ब्रॉड होता चला गया है। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय क्या है कि समाज में सबके साथ भेदभाव, समाज में समानता स्थापित किया जाए। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? समाज में समानता स्थापित किया जाए। यह सामाजिक न्याय की भावना जो है हमारे संविधान में समाहित है। जैसा कि मौलिक अधिकारों में सभी लोगों को अधिकार दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट में मौलिक अधिकार में सभी लोगों को अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15 को ले सकते हैं, 16 को ले सकते हैं, 17 को ले सकते हैं, 18 को ले सकते हैं और 25 से 28 को ले सकते हैं, 25 से 28 को ले सकते हैं, 29 और 30 को ले सकते हैं, जिसमें सामाजिक न्याय की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसा कि हमारे पूर्व की समाजों में होता रहा है। 1947 से पहले या हमारा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके पहले हमारे समाज में विभिन्न विषमताएं व्याप्त थीं। ऊंच नीच का फर्क था, छोटे बड़े का फर्क था, जाति का फर्क था, धर्म का फर्क था, निवास स्थान का फर्क था, विभिन्न प्रकार की विषमताएं व्याप्त थी हमारे समाज में। तो उन विषमताओं को दूर करने के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(2) कहता है कि इन आधारों पर हम सार्वजनिक समागमों के स्थानों पर, जैसे होटल में, रेस्तरां में, पार्क में, सड़क पर, बगीचों में, सिनेमा गृहों में,
कुओं, नदियों, घाटों पर हम किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय को वंचित नहीं कर सकते हैं। सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। जैसे पूर्व की व्यवस्था क्या थी, वह विषमतापूर्ण थी कि जो बड़े लोग थे या बड़ी जातियां थीं, उनके लिए घाट अलग होते थे, नदी अलग होती थी, नदी के घाट अलग होते थे और कुएं अलग होते थे। उनके कुएं से निम्न जाति का कोई पानी नहीं भर सकता था। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं थीं जो कि बड़ी जातियों के लिए अलग थी और छोटी जातियों के लिए अलग थी, निम्न जातियों के लिए अलग थी। तो इन सारी विषमताओं को हमारे भारतीय संविधान के द्वारा दूर किया गया। लेकिन धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन अन्य आधार हो सकते हैं। कुछ नौकरियों में निवास स्थान की पात्रता लगाई जा सकती है, कुछ या मूल की निवास स्थान की पात्रता लगाई जा सकती है, कुछ सेवाओं में धर्म की पात्रता जा सकती है। जैसे कि हम सेना में देख सकते हैं कि धार्मिक धर्म गुरुओं की भर्ती की जाती है। यह धर्म गुरु क्या होते हैं? यह अपने धर्म के ज्ञानी होनी चाहिए। जैसे कि धर्म गुरु कौन होता है? एक जो संस्कृत का जानकार होता है, हिंदू धर्म का जानकार जो होता है, वह हिंदू ही पुरोहित बन सकता है, धर्म गुरु बन सकता है। इसीलिए मुसलमानों के लिए अलग हो सकती है, ईसाइयों के लिए अलग हो सकती है। तो यह इसका भेदभाव नहीं होगा, इसका उल्लंघन नहीं होगा। निवास स्थान का भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लिंग का भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि स्त्री और पुरुष के कुछ नौकरियां जो होती हैं स्पेशली स्त्रियों के लिए सृजित की जा सकती हैं। यह स्त्री और पुरुष के बीच असमानता नहीं होगी। जाति के आधार पर, किसी भी प्रकार के जाति के आधार पर भेदभाव को पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 16 में हम देख सकते हैं, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की क्षमता है। सभी लोगों को सरकारी सर्विस में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, उसके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 15 के अंतर्गत स्त्रियों के लिए भी, SC ST के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। यह इसमें उपबद्ध किया गया है कि छुआछूत का अंत किया जाता है, किसी भी प्रकार की जातिगत भावना दंडनीय अपराध होगी। हम किसी को भी अस्पृश्यता जैसा हम कार्य नहीं कर सकते हैं, छुआछूत जैसे कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का निषेध किया गया है। उपाधियों का निषेध किया गया है, विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया है और जो विशेष उपाधियां दी जाती थी सबको निषिद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद 25 में सबको धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वह चाहे मुस्लिम धर्म को माने या हिंदू धर्म को माने या ईसाई धर्म को माने, किसी धर्म में आस्था रख सकता है। उसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी कि धार्मिक मामले में राज्य उनके बीच इंटरफियर नहीं कर सकता है। इसी तरह से अनुच्छेद 29 और 30 यह माइनॉरिटी को अधिकार देता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वह अपनी मनपसंद के शैक्षिक संस्था स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं और राज्य सरकार के द्वारा सहायता देने में, ग्रांट देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम ये सामाजिक न्याय की अवधारणा जो है यह व्यापक है। सामाजिक न्याय जो है समाज में सभी प्रकार की विषमताओं का अंत करना चाहता है। शैक्षिक हो, चाहे वह शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार की विषमताओं का अंत करके सबको एक प्लेटफार्म पर लाना चाहता है कि सभी लोग समान, व्यक्ति और व्यक्ति में समान हो, बंधुत्व की भावना हो, उनमें प्रेम हो, दया हो, सहानुभूति की भावना हो। ये सारी भावना हर व्यक्ति में हो, सभी व्यक्ति सभी लोगों को समान समझें और जो असक्षम वर्ग है उनके लिए सरकार कुछ विशेष प्रबंध करके उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराए। जैसे कि SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया है ताकि यह उन
सुविधाओं का लाभ लेकर अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। यानी कि जो कमजोर वर्ग है सरकार उसको छूट देती है, कम आयु में छूट देती है, उनके शुल्क में छूट देती है, नौकरियों में छूट देती है कि वह अवसर प्राप्त कर सकें और समानता वह अवसर प्राप्त कर सकें और सभी लोगों में समानता स्थापित कर सकें या सबके समान हो सकें। इस तरह से यह न्याय के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया जा सकता है। पहला प्राकृतिक न्याय, जो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल हो, नैसर्गिक नियमों के अनुकूल हो, और दूसरा है कानूनी न्याय, यानी कानून के नज़र में सभी लोग समान हो। तीसरा है राजनीतिक न्याय, सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। चौथा है आर्थिक न्याय, सभी लोगों को आर्थिक अवसरों में आर्थिक कार्य हेतु समान अवसर उपलब्ध हो, सभी लोगों को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध हो, सभी लोग अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो सकें, राज्य उनको न्यूनतम सुविधाएं दे सकें, राज्य के द्वारा असक्षम वर्गों को न्यूनतम सुविधा दे सके, कमजोर वर्गों को कुछ आर्थिक सहायता उपलब्ध कर सके। जो पांचवा है वह सामाजिक न्याय है, समाज में सभी प्रकार की विषमताओं का अंत किया जाए और एक समाजवादी राज्य की स्थापना कर लिया जाए, जिसमें कि न जाति हो, न पाति हो, न अमीर की भावना हो, न गरीब की भावना हो, न उच्च की भावना हो, न निम्न की भावना हो। तो इस तरह से सामाजिक न्याय के द्वारा हमारे समाज में समरसता स्थापित किया गया है, एकता स्थापित किया गया है, अखंडता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसका दर्शन हम अपनी प्रस्तावना में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से यह जो न्याय के प्रकार हैं, हमने आज के वीडियो में आप लोगों को न्याय के विविध प्रकारों का वर्णन किया, इसको हमने बताया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।